हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त हो। वेरी गुड मॉर्निंग मयूर, रूपा, निधि, आशीष, दिव्या, श्रवण, नेहा, रीना, कृष्णा, अक्कू, कृतिका, ठाकुर। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब एकदम बढ़िया हो। चलो, जिनका आज एग्जाम है, खूब सारा आशीर्वाद आपको। चलो, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए करें शुरू। करते हैं आज का सेशन स्टार्ट हम। पहला सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए एक बार के लिए, फिर हम शुरू करते हैं अंताक्षरी, है ना। चलो, पढ़ लिया सवाल? ठीक है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल इतना है, परिमाप क्या होगा? देखो भाई, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, ये सवाल एक्स से होगा, या फिर इस सवाल को हम कर पाएंगे तो ऑप्शन से कर पाएंगे। दो ही तरीके इसके हो सकते हैं, या तो एक्स या ऑप्शन, है ना। आपसे परिमाप कहा गया है, तो परिमाप क्या होता है? अब देखिए, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। मतलब ये सब डबल है ना। लंबाई और चौड़ाई का दुगना करेंगे तब ये आएगा। तो आपके आंसर अब कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां पे भी आपका टाइम तो वेस्ट होना है भाई। मान लो कि लंबाई एक्स है, तो चौड़ाई क्या होगी? लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है, तो चौड़ाई को x मान लो, तो लंबाई 5 ज्यादा होगी। और इनका अगर आप गुणा करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, तो आपको क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 66। इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों पता लगा पाएंगे, है ना। चलिए, अब यहां पे क्या होगा? ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो माइनस का 66 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको यहां पे मुझे ऐसी संख्या सोच के बताना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए, लेकिन गुणा करने पर 6 छठ आए। क्या हो सकता है ना। तो आप यहां पे क्या करेंगे भाई? एक संख्या 11 ले लेंगे और एक 6 ले लेंगे। तो 11 में से 6 जाएगा। 11 में से अगर 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और 11 और 6 का गुणा होके 66 हो जाएगा। यानी आपको दोनों फैक्टर्स क्या मिल गए कि प्लस का 11 और माइनस का 6। 11 में से 6 गया, 11 इंटू 6। लेकिन फाइनल वैल्यूज दोनों साइन चेंज करते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो अब एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 ज्यादा यानी 11। तो आपको ये दोनों मिल गए। अब आपको परिमाप बताना है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17, और 17 का डबल कितना हो जाएगा? 34। तो 34 आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर? हाँ हाँ जी, क्या कहती है धर्म प्रेमी जनता? क्लियर है ना। या फिर आप यहां पे सोच सकते थे कि भाई क्या क्या हो सकता है, 66 कैसे बन सकता है।
तो भाई 33 और 2 हो सकता है, लेकिन दोनों में 5 का अंतर नहीं है। तो आप ऐसे ही सोचते कि सर 11 और 6 ले लें क्या, 11 और 6 में 5 का अंतर भी आ गया और 11 इंटू 6 66 भी आ गया, तो ये लंबाई और चौड़ाई है। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा बिल्कुल राजीव, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। डिजिटल सम नहीं लगेगा यहाँ पे। एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 75% अधिक है। 6 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का यानी फेंसिंग लगाने का खर्चा 264 रुपए है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है परिमाप या पेरीमीटर, है ना। तो अगर 264 रुपए आपने फेंसिंग पे लगाए हैं और 6 रुपए के हिसाब से लगाए हैं, तो 6 का भाग दीजिए। तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, यानी 66 मीटर जो है इसकी फेंसिंग है, परिमाप है। ये परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग कितना है? तो वो है, सॉरी 66 नहीं, 44। ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई से 75% ज्यादा है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। तो अगर लंबाई चौड़ाई से 75% ज्यादा है, यानी अगर मैं चौड़ाई को 4 मानूंगा तो लंबाई उससे 3 ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर बात। अब परिमाप हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो 7 और 4, या आप एक काम करिए 2, ये हो जाएगा आपका L+B। 7 और 4 हो जाएगा 11x, जो 44 के बराबर है। तो 22, 22 का डबल, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो 7 का डबल 14 और 4 का डबल 8। तो 14 का 8 में गुणा कर दोगे, एरिया आ जाएगा 112। समझ में आया? हम्म, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। भाई आपने फेंसिंग करी और फेंसिंग में आपके 264 रुपए खर्च हुए और 1 मीटर का खर्चा 6 रुपए है। 1 मीटर का खर्चा 6 रुपए, तो 264 मीटर का मतलब हो गया 44 मीटर। तो ये इसका परिमाप है, पेरीमीटर है। तो 2L+B, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, 2 का मल्टीप्लाई करा तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्षेत्रफल आपसे पूछा था। हम्म। बाड़ का मतलब फेंसिंग, खेत में फेंसिंग नहीं करते अपन लोग, फेंसिंग करना, बाउंड्री, बॉर्डर बनाना। हम्म। पढ़िए इस सवाल को। हाँ जी।
देखिए, आकृति चतुर्भुज में विकर्ण एम से लेकर ओ तक की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपको एम से लेकर ओ तक मतलब ये वाली लेंथ आपको पता लगानी है ना। एन ए पी बी एमओ पर लंब है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 है। देखो हम क्या करते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में दो ट्राइंगल है। ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, और ऐसे ही ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया, है ना। तो आपको दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं। अगर मैं दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो मुझे कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं दोनों में देखूं, भाई इस त्रिभुज का देखूं या इस त्रिभुज का, दोनों में 1/2 और आधार तो सेम है, दोनों का बेस तो सेम है, आधार दोनों का सेम है। तो हम क्या करेंगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू आधार, तो आधार कितना है ये तो कॉमन हो गया। अब आपका 1/2 और बेस तो कॉमन हो गया, हाइट तो हाइट दोनों की अलग अलग है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ रहे हैं। तो एक की हाइट 6 है, एक की हाइट 10 है, और पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, तो वो 144 है। समझ में आ रहा है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं जोड़ रहा हूं, एरिया ऑफ वो ट्राइंगल, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 1/2 बेस, 1/2 और बेस तो कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी बेस यही है, इस ट्राइंगल का भी बेस यही है, तो 1/2 और बेस तो कॉमन हो गया। हाइट अलग अलग है तो दोनों की हाइट को प्लस कर देते हैं, क्योंकि हाइट 1 और हाइट 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका यहां आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 144 का डबल, और ये जो आपका 10 + 6 है 16, ये यहां आ जाएगा। इधर केवल आपका एम से लेकर ओ तक बचेगा। ठीक है भाई, 2 से आप चाहें तो इसको उड़ा दें 8 बार, 8 से आप इसको कैंसिल कर दो, तो 8 एकम और 8 इंटू 8, तो एम से लेकर ओ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। 18। पढ़िए इसको। हो गया। सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड होती है और आपको ये मिलती है, अच्छे से चेक करिए, 2 या 3 ही फोल्डर्स हैं, उनको अच्छे से देखो, सब मिलेगा आपको। हर क्वेश्चन में नया होता है, खुशबू जी कह रही हैं। खुशबू जी अगर सवाल अलग होगा तो हर चीज अलग होगी ना, हम फॉर्मूले को बेस लेके सवालों को सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि कोई सा भी सवाल आ जाए, तरीका एक ही रहे। सवाल चेंज होगा, तरीका बदलेगा। इसी के लिए दिमाग ऊपर वाले ने हमें दिया है और वही दिमाग हमें लगाना है। दिमाग लगाएंगे तो एग्जाम में पास होंगे, दिमाग नहीं लगा पाएंगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आप सोचो
कि एकदम हलवा हो, बस कुछ करना ही ना पड़े, तो ऐसे में तो सबको नौकरी मिल जाएगी। दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग सवालों को हल करना सीखना पड़ेगा। और ये एक प्रोसेस है, 2 3 4 दिन 6 दिन 8 दिन में नहीं, एक लंबी प्रोसेस है। महीनों आप जब प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, चीजें आपसे सब बनेंगी। हम्म। चलिए देखें, दो सकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल आपको बताना है। सकेंद्रित वृत्त का मतलब क्या होता है? जब दो सर्कल्स का सेंटर सेम हो, दो सर्कल्स का सेंटर सेम हो, है ना, तो उसको हम सकेंद्रित कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है भाई, आपसे कहा है कि आंतरिक परिधि, ये जो अंदर वाला है, इसकी परिधि कितनी है? तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इसकी परिधि है 264। तो ये आ गया 2 पाई का मतलब आ गया 22/7। आर हमें नहीं पता, और ये है 264। इससे मुझे इसकी परिधि पता चल जाएगी, सॉरी, इसकी रेडियस पता चल जाएगी कि इसकी त्रिज्या क्या है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, 22। 22 से अगर मैंने इसको कैंसिल करा तो 22 एकम 22, और 22 दूनी 44, और 2 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया 6, और 6 और 7 कितना हो गया 42। तो भाई साहब, जो अंदर वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? 42 है। और इन्होंने कहा कि यहां पे जो रास्ता है वो 3 मीटर चौड़ा है। जो रास्ता है वो कितना मीटर चौड़ा है? 3 मीटर चौड़ा है। तो आप ये बताइए कि जो बाहर वाला सर्कल होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी? भाई अगर अंदर वाले की रेडियस 42 है, अगर अंदर वाले की रेडियस 42 है, तो बाहर वाले की कितनी होगी? 45 होगी क्या? क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर भी जुड़ जाएगी, है ना। तो एक रेडियस आपके पास, बाहर वाली रेडियस अगर 45 है, तो अंदर वाली जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अंदर वाली 42 है, तो बाहर वाली, क्योंकि 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 3 और बढ़ जाएगा, तो उसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। अब आपसे कहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करते हैं। तो पाई कॉमन ले लोगे, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं, तो हमें उनका क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो ये आ गया पाई यानी 22/7। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 45 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग, है ना। अब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एक बार ए प्लस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटेंगे। तो ये आ गया आपका। और आंसर इसका जो है दशमलव में जा रहा है, इसलिए इन्होंने देखो देखो यहां क्या लिखा है? निकटतम पूर्ण संख्या, यानी लगभग में आंसर बताना है। आंसर दशमलव में जा रहा है, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है, मतलब दशमलव को राउंड फिगर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये लगभग 3 दशमलव समथिंग समथिंग है। भाई 7 तिया 21, 3 दशमलव कुछ कुछ होता है, तो 3 तिया 9 हो गया। 9 का 87 से गुणा करते हैं, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 8 72, 72 में 6 जुड़ गया 78। मतलब आपका आंसर 783 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा, है ना। 783 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। 9 इंटू 7 63 का 6, और 72 और 6 78, सही है बात। 783 से आंसर थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो मुझे लगता है कि 783 से बड़ा और एक ही आंसर उसके आसपास है, तो आपका आंसर 820 हो जाना चाहिए, 820। क्योंकि आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर आप यहां पे 3.14 समथिंग करके करोगे, तो आप इस आंसर के काफी करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, आंसर इससे और बड़ा आएगा, क्योंकि मैंने 22/7 को 7 तिया 21 केवल 3 माना, जबकि ये 3.141 6 पता नहीं क्या क्या आगे तक जाता है, तो आंसर इससे बड़ा ही आएगा। बताइए।
सभी देवियों और सज्जनों को क्लियर है? यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या? यहां पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते, कारण उन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। भाई डिजिटल सम कब लगता? जब आंसर ऐसा होता कि 815.234 और इतने पे ही खत्म हो जाता तो डिजिटल सम लगता। अब 815.234 को अगर कोई 815 लिख देगा तो डिजिटल सम मैच नहीं होगा। इसलिए जब ऐसे दशमलव में सवाल आए और अनंत तक जाए तो यहां पे डिजिटल सम नहीं लगता, इसलिए आप यहां पे डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। ओके, ये लीजिए भाई, एक बार इसको अच्छे से पढ़िए फिर बताते हैं हम इसके बारे में भी। चलो देख लिया। देखो भाई, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश APCQ एक वर्ग ABCD उत्कीर्णित है। यदि AB की वैल्यू 16 है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर दीजिए। अब एक बात समझना, आप जानते हैं कि यह होता है पूरा एक सर्कल, ये हो गया आपका एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने यहां से एक लाइन खींची और यहां से एक लाइन खींची, तो आपका ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा? ये 1/4 कहलाएगा। पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त का 1/4, 1/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल कहलाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है चतुर्थांश। यानी आपने एक पाई आर स्क्वायर लिया होगा और उसको 4 से भाग देंगे तो मुझे इतने पूरे एरिया के बारे में पता चलेगा। और क्योंकि आपसे शेडेड पार्ट पूछा है, जो छायांकित भाग है, डार्क पार्ट है, वो पूछा है, तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इसको अगर मैं हटा दूं, भाई पूरे 1/4 सर्कल में से अगर ये वाला पार्ट में हटा दूं तो केवल ये छायांकित भाग मुझे मिल जाएगा। मतलब ए का स्क्वायर मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो जो शेडेड पार्ट है वो मुझे पता चल जाएगा। हाँ या ना? चलो भाई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 22/7, ठीक है। अब आर का स्क्वायर, क्या आप यहां पे आर निकाल पाएंगे? आपके पास त्रिज्या है क्या? अभी नहीं है, हमें उसको भी निकालना पड़ेगा। तो एक बात समझना मेरी, आपसे इन्होंने कहा कि ए बी की वैल्यू 16 है, यहां से यहां तक की वैल्यू अगर 16 है तो यहां से यहां तक की भी वैल्यू कितनी होगी? 16, क्योंकि ये अपने आप में एक स्क्वायर है। तो भाई एक बात बताओ, ये अगर एक स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो वो तो हम यहां पे माइनस कर देंगे 16 का स्क्वायर, है ना। यहां पे 4 भी आ गया। अब केवल मुझे अगर कुछ नहीं पता है तो वो क्या है? वो है इसकी रेडियस। मुझे आप फिर एक बात बताइए कि इस वृत्त की रेडियस कहां से कहां तक गुजरेगी? भाई ये केंद्र हो गया और केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही रेडियस कहते हैं क्या? तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो इसका डायमीटर होगा, ठीक है। डायमीटर बोल रहा हूं, डायगोनल होगा। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो इस सर्कल का रेडियस का काम करेगा। भाई सोच कर देखो, ये यहां से ऐसा सर्कल आपका गुजर रहा है, ठीक है,
ये सर्कल यहां से ऐसा गुजर रहा है और यहां से यहां तक इसको अगर मैं मिला दूं तो ये डायगोनल का भी काम करेगा और ये रेडियस का भी काम करेगा। तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वही क्या होगा, वही डायगोनल होगा, वही क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो डायगोनल इज इक्वल टू रेडियस, यस और नो। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 इज इक्वल टू रेडियस। तो आपको पता चल गया कि यहां पे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 16√2। 16√2 इसको आप यहां रखोगे तो ये आ जाएगा 16√2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी 16 का वर्ग। अब कैलकुलेशन अच्छा खासा इस सवाल में वो हमें करना पड़ेगा, है ना। अब इन्होंने भी राउंड ऑफ करा है, डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये सारे आंसर अनंत तक आगे तक जाएंगे। भाई आंसर बहुत लंबा है तो उन्होंने केवल 2 अंक तक लिखा, उसके बाद नहीं लिखा, तो यहां पे आप डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे, आपको पूरा पूरा करना ही पड़ेगा। तो देखना, ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 7, 16 का वर्ग करोगे 256, √2 का वर्ग करोगे 2, नीचे आ जाएगा 4, और इधर आपका 16 का वर्ग कितना हो गया, 256। ठीक है, अब यहां पे और कुछ कर सकते हो क्या, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 7 से ये कैंसिल होता है क्या, तो 7 या 21 तो होता है लेकिन उसके आगे नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन है कि अगर मैं दोनों में से 256 कॉमन ले लूं, अगर 256 कॉमन ले लिया जाए तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 11/7 और उधर क्या बचेगा 1, है ना। 256 अगर कॉमन ले लें तो 11/7 और वहां पे बचेगा 1। फिर आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 256 और ये 7 एकम 7, 11 में से 7 गया तो ये आ गया आपका 4/7। 4 का गुणा कर दीजिए, 25 चौक 100 और 24 यानी ये आ गया आपका 1024 और नीचे आ गया 7। 7 का भाग दिया, 7 एकम बचा आपके पास 3 और 2, 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 वाला आंसर आपका आएगा। ठीक है, फिर भी और आगे कर लेते हैं तो ये हो गया 28, बचा 4 और 4, तो 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 6 42। तो ये आपका लगभग हमारा जो आंसर है वो 146 के आसपास जा रहा है, तो 146 यानी 145 के आसपास आंसर आपका आएगा। क्लियर, समझ में आया। भाई पहली बात तो मैंने आपको यह कही कि पूरा एक सर्कल का जो आपको यहां दिख रहा है वो केवल 1/4 हिस्सा दिख रहा है। यू आर लुकिंग ओनली 1/4 पार्ट, आपको केवल 1/4 पार्ट दिख रहा है ये। अब इसके अंदर भी देखो, ये एक रेडियस होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी और यही इस वर्ग का विकर्ण भी है। तो जो इस सर्कल की रेडियस है वही इसका डायगोनल भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। जो त्रिज्या है वही विकर्ण है। ठीक है, अच्छा क्या हो गया, 3.14 लेना है, अच्छा ओके ठीक है, आंसर तो हमारा खैर आ गया। इन्होंने कहा है कि भैया पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है। ठीक है, तो आप यहां पे 3.14 लेके फिर इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3.14, 16 का वर्ग 256, √2 का वर्ग 2, नीचे आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 256। ठीक है, मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ली थी, इन्होंने क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको 3.14 लेना है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर लेंगे। तो देखो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। फिर 256 में कॉमन ले लूंगा, 256 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बचेगा 1.52 माइनस 1, तो ये आएगा आपका 256 और ये आ जाएगा आपका 0.52। अब आप गुणा कर लेंगे, बात वही की वही आएगी, आपका आंसर लगभग वही 145.92 के आसपास आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या होगा।
मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बता देंगे सब लोग। ठीक है, मैंने कुछ वहां पे गलत कर दिया क्या? अच्छा, ये 1.52 कर दिया मैंने, 1.57, 1.57, 0.57, ऐसा कर लेना यार इसको, है ना। दो से कैंसिल हुआ दो बार, और दो से फिर हमने इसको उड़ाया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर ये एक सर्कल मैंने बनाया, और इसके अंदर एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और इस स्क्वायर का आपको क्या बताना है? परिमाप बताना है। अब देखिए, जब भी सर्कल स्क्वायर की बात आती है तो वहां पे डायगोनल यानी विकर्ण निश्चित रूप से आता है ना। तो आप एक बात समझें, एक लाइन में खींचता हूं, देखो ये मैंने एक लाइन खींची। अब मुझे बताओ कि क्या, और ये हो गया इस वृत्त का सेंटर, और इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो क्या ये ए बी रेडियस है, त्रिज्या है, सॉरी, क्या ये ए बी व्यास है, डायमीटर है, और क्या यही ए बी इस वर्ग का विकर्ण भी है, डायगोनल भी है? सोचो, थोड़ी देर के लिए आप अगर केवल सर्कल को देखो तो ये केंद्र से होकर गुजर रही है, यानी ये उस वृत्त का व्यास है, डायमीटर है सर्कल का। लेकिन अगर आप वृत्त को छोड़ दो और केवल इस वर्ग को देखो, तो वर्ग का ये क्या है? ये विकर्ण है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो व्यास है, अच्छा व्यास ही अपने आप में क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है ना। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो जो व्यास है वो विकर्ण के बराबर है, व्यास विकर्ण के बराबर है। इन्होंने क्या कहा कि त्रिज्या, तो ये हो गई त्रिज्या, त्रिज्या का डबल करेंगे भाई, त्रिज्या 5 है तो 5 का दुगना 10। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण का सूत्र होता है √2a, है ना। तो मुझे ए यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी मिल गई? 10√2 मिल गई। अब आपसे कहा है कि भाई साहब उसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योग, 4 गुणा ए, तो 4 गुणा एक भुजा कितनी है? 10√2 है। तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमयीकरण कर देते हैं, है ना। तो ऊपर आपका हो जाएगा 4 10√2, और नीचे √2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से कटेगा 10 का 4 40, 40 का आधा 20√2, 20√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। डिजिटल सम सुशीला जी कैसे समझाएं हम आपको? आप फोल्डर में तो जाइए, डिजिटल सम अलग ही दिखने लगेगा आपको। आप, अब मैं कैसे दिखाऊं? एप्लीकेशन में जाओगे, वीडियो सेक्शन है, उसमें डिजिटल सम अलग ही दिख रहा है ऊपर, एक बार जाके तो देखिए। पढ़ो भाई जल्दी से।
हो गया। चलिए, दो सकेंद्रित वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, सकेंद्रित आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल हो, है ना, जिनका सेंटर सेम हो उनको हम सकेंद्रित कहते हैं। जिनका सेंटर कैसा हो, जिनका सेंटर एक ही जगह पर हो, ये आ गया, है ना। इनके क्षेत्रफल का अंतर, त्रिज्या के वर्ग के बीच का अंतर बताना है। तो भाई देखो, इनके क्षेत्रफल का अंतर कैसे निकालोगे? एक की रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर कहूं और एक की रेडियस को अगर स्मॉल आर कहूं तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 264। तो आप पाई ले लोगे कॉमन, कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर में 264। ठीक, पाई का मतलब क्या हो जाएगा? 22/7, 22/7। 22 से आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 22 एकम 22 दुनी, और 7 उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो दोनों की त्रिज्या के वर्ग का अंतर कितना है? 84। यही तो उन्होंने पूछा है, दोनों की त्रिज्या के वर्ग का अंतर रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज 84। ये हो गया। डन। त्रिभुज की तीन भुजाओं के गुणनफल का वर्ग 1024 है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो, परिवृत्त का जब भी कॉन्सेप्ट आता है, इसका मतलब त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बन रहा है ना। एक सर्कल बन रहा है जो कहां बन रहा है? त्रिभुज के बाहर बन रहा है। हां कि ना? ये हो गया भाई, है ना। अब आपसे कहा है कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी गुणनफल का वर्ग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के गुणनफल का जो वर्ग है वो कितना है? 1024 है। और ये जो परिवृत्त है, आउटर सर्कल है, इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई है ना। इस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के वर्ग का वर्ग जो है 1024 है, और जो आउटर सर्कल बन रहा है उसका जो एरिया है वो 16 पाई है, 16 पाई है। हाँ या ना? चलिए, अब आप जाएंगे यहां पे, पाई से आपने पाई कैंसिल करा तो आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 4, क्योंकि 16 किसका वर्ग है? 4 का। यहां से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 1024 किसका वर्ग है भैया? 32 का है ना। 1024 किसका वर्ग है? 32 का है। अब आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? आपसे कहा गया है दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर। यहीं से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया था? कैपिटल आर, यानी आउटर रेडियस वाला, है ना। हम एक्चुअल में यहां पे क्या कर रहे हैं? कैपिटल आर रख रहे हैं। हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो क्या सीखा? कि अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का गुणा और बटे में 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर क्योंकि आपको क्षेत्रफल पूछा है तो आर यहां आ जाएगा, है ना। तो आपको तीनों भुजाओं का गुणनफल पता है जो कि 32 है। 4 गुणा त्रिज्या कितनी है? 4, 16 दूनी 32, 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो भाई, इसको पढ़े, त्रिज्य खंड सेक्टर वाला सवाल।
हाँ जी, पढ़ लिया। बारह मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, ठीक है, बता दूं मैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कंसेप्ट है यहां पे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आपसे कहा है 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर ये बनाता है। देखो, ये सेंटर हो गया, ये यहां जुड़ गया, ये यहां जुड़ गया। अब मेरी बात समझना, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको कहेंगे लघु चाप। क्या कहेंगे? लघु चाप, है ना, केवल इतना, ये येलो। और दीर्घ चाप क्या होगा? वो आउटर होगा। इसके अलावा ये जो दिख रहा है पूरा, है ना, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसको कहेंगे हम दीर्घ चाप। यानी ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। इन्होंने आपको येलो का नहीं, इस बचे हुए का पूछा है। अगर मान लो यहां पे 75 डिग्री है, तो बताओ बचा हुआ क्या? आपको पता है कि पूरा जो एंगल है वो 360 होता है ना। तो अगर इधर 75 डिग्री है तो बाहर क्या होगा वो आप बताइए। तो 360 में से अगर आपने 75 डिग्री माइनस कर दिया तो क्या आपको 275 डिग्री मिलेगा? 200 सॉरी 60 15 285 डिग्री मिलेगा। तो ये जो बाहर का एंगल है वो कितना है? 285 डिग्री है। और 12 मीटर आपकी त्रिज्या है। रेडियस कितनी है? तो रेडियस तो आपको गिवन है विच इज 12। तो आपको अब बाहर वाला जो है ये पूरा आपको पता लगाना है। और केवल क्या पता लगाना है? दीर्घवृत्त के त्रिज्यखंड का आपको परिमाप पता लगाना है। यानी आपको वही, यहां पे एक तो आपको 2r लेना है, ठीक है, ये पूरा 2 पाई आर होता है, तो ये 2 पाई आर ले लोगे इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा बटे 360 ले लोगे। हाँ या ना? ठीक है, चलिए। 2r क्यों लिया? क्योंकि दोनों रेडियस इसमें काउंट होगी, रेडियस 1 रेडियस 2। तो ये हो जाएगा 12 का दुगना, ये आ गया 24, फिर आ गया 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा? पाई का मतलब आ जाएगा 22/7, आर का मतलब 12, थीटा का मतलब 285 अपॉन में 360 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। इन्होंने ना ये जो एल्फा है, कायदे से एल्फा को पाई लिखना चाहिए था, कंफ्यूज मत होना, एल्फा या पाई वो एक ही बात कहना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने क्या कर दिया है, पाई को अलग ही कर दिया कि भाई 2 इंटू पाई, है ना, और पाई को ही हम एल्फा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 24 हो गया, ठीक है, ये भी 12 का दुगना 24 हो गया। और यहां पे अगर हम देखें तो ये आ गया आपका 285, 360, और पाई को पाई रहने दो, है ना। 24 से अगर मैं इसको उड़ा दूं तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी ये 15 बार कटेगा, ठीक है, 24 एकम और 24 पंजे 120। और 15 से ये कैंसिल हो सकता है क्या? 15 से तो कैंसिल, 15 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, या 5 से उड़ा दे, 5 तिया 15, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35, और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 19 बार। तो आपके पास इधर बचा है 24 और इधर बचा है आपका 19 पाई। 24 प्लस 19 पाई, 24 प्लस 19 पाई, ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक, चौबीस प्लस 19 पाई आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आया मजा? अगला देखो भाई, वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि। एक वृत्ताकार पथ है, बाहरी और आंतरिक परिधि।
तो अंदर की परिधि और बाहर की परिधि को अगर 2 पाई आर कहें तो अंदर की परिधि को 2 पाई स्मॉल आर कहना पड़ेगा। और दोनों का अनुपात दिया हुआ है ना, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, वो कितना है? 17:15। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली दोनों की त्रिज्या का ही अनुपात हो गया। जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। तो अगर 17 और 15 आपको दिया हुआ है तो वही क्या हो जाएगा? उनका रेशो हो जाएगा रेडियस का। और पथ की चौड़ाई, अब देखो चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई इज द डिफरेंस, दोनों की त्रिज्या का अंतर ही चौड़ाई होती है। तो दोनों में अंतर कितने का है? 2 का, जबकि रियल में 40 का। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एक की वैल्यू 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू 20 है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 20 का 15 में गुणा कर दीजिए। आंतरिक त्रिज्या बोला है तो 15 में गुणा करेंगे, बाहरी बोलते हैं तो 17 में करते हैं। अंदर की जो त्रिज्या है वो 300 मीटर है, 300। क्लियर? डिजिटल सम खत्म हो गया, कल 2 ही क्लास थी उसकी। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओ, बहुत ही ज्यादा आसान है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में ले जाओ। 2 सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कल इनको आगे बढ़ाते हैं, कल इनको सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छा, मुझे आप सब लोगों से एक चीज और कहनी थी। मैं एक टॉक सेशन रखना चाहता हूं, और इस बार टॉक सेशन में सिर्फ मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपके प्रश्नों के आंसर देना चाहता हूं, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि इस फ्राइडे एक टॉक सेशन प्लान कर लेते हैं। तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न तो एप्लीकेशन से जुड़े होंगे, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा। दूसरा, हम नए हैं, कहां से शुरू करें। तीसरा, कैसे पढ़ाई करें। आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके क्वेश्चंस आप मुझे मेल करिए। क्या करोगे? मेल करोगे। कहां पे मेल करोगे? मेरी ईमेल आईडी बता रहा हूं मैं। मेरी ईमेल आईडी है आदित्य पटेल, कंटिन्यू विदाउट स्पेस, आदित्य पटेल विनर्स @gmail.com। आप इस पर मेल करिए, आदित्य पटेल विनर्स @gmail.com, इस पर मेल करिए। एक दिन थोड़ा सा एक टॉक सेशन कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी चीजें चाहते हैं, है ना, वो सब चीजों का जवाब मैं आपको दे दूंगा। या तो फ्राइडे कर लेंगे या सैटरडे कर लेंगे, है ना, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। फ्राइडे या सैटरडे किसी एक दिन हम इसको रख लेंगे, है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उस दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे, उस दिन केवल बातचीत करेंगे। तो जो भी प्रश्न है मुझे आप मेल करेंगे। तो आप उससे मेल करने से क्या फायदा है कि आपके जो भी प्रश्न होंगे, आप बोलोगे सर मुझे मेरी क्लास नहीं मिल रही, तो मैं पहले से स्क्रीनशॉट ले आऊंगा एप्लीकेशन को, आपको दिखा दूंगा कि कहां क्लास मिलेगी, है ना। तो इसलिए जो चीजें दिखाने की होंगी, समझाने की होंगी, उनके स्क्रीनशॉट या उनके वीडियोस पहले से अरेंज कर लेंगे, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, है ना। हम्म, ठीक है। ईमेल आईडी याद रखिएगा, आदित्य पटेल विनर्स @gmail.com, इस पर आप मुझे मेल करेंगे। तो आप आज और कल में मेल कर दीजिएगा, हम एक सेशन रखते हैं और उसमें केवल बातचीत हम करेंगे। या जो भी डाउट्स हो आपके, कोर्स रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मेल कर देना। ठीक। कमेंट सबके आते हैं, आप सभी के कमेंट मुझे दिखाई देते हैं, पर सभी के जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कारण कि आप जो चल रहा है उससे रिलेटेड बात कम करते हो, दुनिया भर की बातें ज्यादा करते हो। तो किसी एक को अगर इधर उधर की बातों का जवाब दो तो दूसरे चालू हो जाते हैं, और उससे फिर हम अपनी क्लास का फोकस हटा देते हैं, फिर डिस्टरबेंस होता है। तो इसलिए फिजूल की बातें मैं नहीं करता हूं। कमेंट सबके दिखते हैं। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना।